नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। जी हाँ, बाल विकास प्रैक्टिस पेपर आपका दूसरा है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर में आपका स्कोर क्या है, आपका कमेंट करके जरूर बताना है। क्या आपका स्कोर यहाँ पे 20 प्लस है? वाकई में कमेंट कीजिए। क्या आपका स्कोर 25 प्लस है? क्या आप सुपर जीनियस? आपको कमेंट करना है और बताना है इस प्रैक्टिस पेपर में आपका स्कोर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप इन 30 प्रश्नों में से जवाब देने के लिए, फीडबैक देने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहाँ पर 30 में से 20 प्लस का स्कोर करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास का आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न यह है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। फ्रॉबेल की बात करते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन से हो जाएंगे? तो आपके फ्रॉबेल हो जाएंगे, ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो मारिया मॉन्टेसरी की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए कहते हैं 101% श्योर एंड प्योर सिलेक्शन तय है। दूसरा प्रश्न है, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं, थॉर्न है, रोजर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन कहता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम मिलेंगे जो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी ना होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन पे जरूर आ जाते हैं। ये भ्रमित करने के लिए होता है। तो संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हम थॉर्न की बात करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रैक्टिस पेपर तैयार किया जाता है, समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन होता है। ये आपको ध्यानपूर्वक देना है, ठीक है। समस्त टीटी एग्जाम में जो पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को कंबाइन किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, फिर आपका जाकर प्रैक्टिस पेपर तैयार होता है। तो छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? छात्र के अवांछित व्यवहार, ठीक है। वांछित और अवांछित दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो यहाँ पर अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि, उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, या अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाने तथा उपचारों का सुझाव देना। तो सभी जानते हैं, कोई भी छात्र या बालक बालिका अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु क्या करना चाहिए? तो अवांछित व्यवहार के कारण का, उसका रीजन क्या, पता लगाएं और उसका फिर जो उपचार हो उसका फिर सुझाव देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दें। सभी प्यारे मित्र टीटी एग्जाम में अपने परिवार, टीटी परिवार, शिक्षकों को परिवार को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। जी हाँ, आप सपोर्ट करें, टीटी शिक्षा को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपको प्रिपरेशन के लिए मेरे से जितना हो सकेगा, जायसवाल सर से जितना हो सकेगा, पूरी मदद, पूरा प्रिपरेशन, पूरा आपका सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे। लेकिन सिलेक्शन की जो एक सीट है सभी की पक्की होगी। जो जितना मेहनत करेगा, सफलता का रास्ता उतना आसान होता है। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी, पढ़ने संबंधी, गणितीय कौशल संबंधी, वाक क्षमता संबंधी विकार की बात कर रहे हैं। डिसलेक्सिया की जब भी बात करते हैं, डिसलेक्सिया संबंध अगर आता है तो हमें पढ़ने संबंधी की बात करते हैं। गणितीय संबंधी के डिसकैलकुलिया बोला जाता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं। और लेखन संबंधी समस्या को क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। लेखन संबंधी जो समस्या होती है उसको क्या बोलते हैं? अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्योंकि ये चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रत्येक टीटी एग्जाम की बात कर रहे हैं। चारों जो लेखन संबंधी, पढ़ने संबंधी, गणितीय कौशल और वाक क्षमता, ये चार में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो लेखन संबंधी या गतिक संबंधी कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया की बात करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेल लिपि, यानी कि सभी लोग जानते हैं ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो दिखाई नहीं देता है। टेप रिकॉर्डर मतलब वह दिखाई नहीं देता होता, टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनकर पढ़ाई कर सके। यानी सभी लोग जानते हैं श्रवण बाधित विद्यार्थी, या अस्तबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, या सामान्य विद्यार्थी। तो ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान प्रयुक्त किया जाएगा? सभी लोग जानते हैं श्रवण बाधित की नहीं बात है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है दृष्टि बाधित है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, तो आपका यहाँ पर
सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी, क्योंकि उस बच्चे या बालक बालिका को दिखाई नहीं देगा तो श्रव्य सीडी के माध्यम से उसको पढ़ाई की जाएगी, ठीक है, ब्रेल लिपि के द्वारा, ठीक है। और ब्रेल लिपि के संस्थापक कौन है, तो लुई ब्रेल है, आपको ध्यान देना है। छठवां प्रश्न है CWSN का अर्थ क्या होता है। CWSN इसका अर्थ क्या होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, मजबूत आवश्यकता वाले बालक, एकाकी आवश्यकता वाले बालक या मृदु आवश्यकता वाले बालक। आपका कमेंट क्या कहता है, नीचे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं CWSN का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की बात करते हैं। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है। देखिए परामर्श यहाँ पे दिया गया, परामर्श जो है आपका एक तत्व नहीं है, वह आपको कमेंट करके बताना वह कौन सा नहीं है। वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। तो सभी लोग जानते हैं जो वृत्तिक वृद्धि दी गई है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है यह परामर्श का एक तत्व नहीं होगा। परामर्श का साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, ये तीनों परामर्श के तत्व होते हैं, लेकिन आपका पहला ऑप्शन तत्व नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आगरा में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। सभी कमेंट करेंगे। देखिए ज़्यादातर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लखनऊ होगा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भोपाल होगा, ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो अजमेर होगा या जयपुर होगा, ठीक है। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं कि कैपिटल कौन है, लखनऊ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान प्रयोगशाला आपके इलाहाबाद पर है, ध्यान दीजिएगा, जो एमपी यूपी के बॉर्डर में लगभग पड़ता है। एमपी के भी पास में है और आपका यूपी का भी पास में ही है। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का है। किसका है, ये देखिए 3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। ये आपका परिवार है, टीटी परिवार आपका परिवार ही कर सकता है, इसलिए अपने परिवार को सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो संबंध स्किनर का है, मतलब समझ लीजिए चूहों पर प्रयोग किसने किया, स्किनर ने किया, बिल्लियों पर प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कुत्तों पर प्रयोग किसने किया, तो ईपी पावलोव ने किया था। अगर आ जाए कोहलर, चिंपांजी, ये शब्द आ जाए, जी हाँ, तो बंदर पर प्रयोग, ठीक है, वन मानुष पर प्रयोग, कुत्तों पर प्रयोग, मुर्गी पर प्रयोग, तो सभी लोग जानते हैं कि कोहलर ने चिंपांजी नामक वन मानुष पर क्या है का प्रयोग किया था। आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का पठार अधिगम की समाप्ति कहलाता है। अधिगम में अवरुद्ध, अधिगम में दोष या अधिगम में अवरोध की बात करते हैं। देखिए पठार आता है, सभी लोग जानते हैं, अगर हम अचानक चल रहे हैं, रास्ते से चल रहे हैं, कोई भी सड़क अगर वो एक पहाड़ से ऊपर चढ़ के जाती हो, पठार के ऊपर ऐसे जाती हो सड़क, तो आप समझ लिए पहाड़ के ऊपर अगर कोई सड़क जा रही है तो वह क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ पे ऊंचाई है, मतलब अधिगम में क्या कहलाएगा, सभी लोग जानते हैं अधिगम में किसकी बात कर रहे हैं, अवरुद्धाना, ठीक है। क्या अधिगम में अवरुद्ध वृद्धन का क्या कहा जाता है, अधिगम का पठार कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझते हैं। ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं टीटी परिवार, आपके परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं ईपी पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक की बात करेंगे। चारों आपके मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण हैं, ये 4 में से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब क्या कहता है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक और को नहीं, हम बात कर रहे हैं स्किनर महोदय की बात कर रहे हैं, नोट की लीजिएगा। देखिए 4-5 महत्वपूर्ण पुस्तक है मनोवैज्ञानिक की, जो आपके प्रत्येक बार क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है। तो हर एक क्लास, हर एक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस पेपर के बाद आपको चैनल को विजिट करना है, प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है, क्योंकि CDP में 30 आप में से 28+ का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होती है, आप कक्षा में जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है कि छात्रों में जो सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण होगा, कि छात्रों को पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, दंड देना, यह सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो सभी लोग जानते हैं सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को शिक्षक, जब आप देखिए
गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। एक चीज़ थोड़ा सा 10 सेकंड टाइम चाहूँगा, आपका समय चाहूँगा। देखिए आपको करना क्या है, आप जब आप पेपर देंगे 150 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना होता है। इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं, वहाँ पे आप स्वयं को शिक्षक मानिए। आप वहाँ पे आपको बालक या विद्यार्थी मत मानिए कि आप पेपर दे रहे हैं। आप ये सोचिए आप शिक्षक हैं और आप पेपर उनको सभी क्वेश्चन को आपको आंसर देना। इतना करेंगे, बता देता हूँ 10 से 15 नंबर आपके ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 10 से 15 नंबर आपके ऑलरेडी इसी से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। एक मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इफेक्ट इसका बहुत पड़ता है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? कोहलर की बात कर रहे हैं, हल की बात कर रहे हैं, केंडल की बात कर रहे हैं, विक्र की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट फीडबैक क्या कहता है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? तो क्लार्क हल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हल ने समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की अवधारणा प्रस्ताव दिया था। 1932 में क्लार्क हल द्वारा शुरू में लक्ष्य प्रवणता की परिकल्पना, जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरणा को लक्ष्य शुरुआती अवस्था में या शुरुआती अवस्था से लक्ष्य को समाप्त करने वाली स्थिति तक बढ़ाई जाती है। तो कब है? 1932 की बात कर रहे हैं, लक्ष्य प्रवणता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ठीक है। D.W. एलेन, बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। सभी जानते हैं कि आपके D.W. एलेन, बुश, एचिसन, ये तीनों जो है शिक्षण विचारधारा से संबंधित है, लेकिन डेविड जो ह्यूम है ये आपका विचारधारा से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन जो है शिक्षण अधिगम का स्तर ही नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। स्मृति, अवबोध, परावर्ती, दूरवर्ती। देखिए शिक्षण अधिगम के स्तर नहीं पूछा जा रहा है। सभी जानते हैं स्मृति, अवबोध, परावर्ती, ये तीनों जो है शिक्षण अधिगम के स्तर कहलाते हैं, लेकिन दूरवर्ती जो है यह स्तर नहीं कहलाता है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। तो कौन सी कक्षा में शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है? तो व्याख्यान की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? व्याख्यान की बात कर रहे हैं। 17वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा जो होती है एक सतत प्रक्रिया, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल में, उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिगम में क्या है? अधिगम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। सभी जानते हैं, जो दूसरा ऑप्शन दिया ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले सीखने के लिए अभिवृद्धि करता है। ऐसा नहीं, जो समावेशी शिक्षा होता है सभी को समान शिक्षा अधिकार, सभी को समान, हर एक बालक बालिका को समान अवसर उपलब्ध कराना, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। केवल विशेष आवश्यकता वाले के छात्रों को अभिवृद्धि करना, यहाँ पर कोई समावेशी शिक्षा में कोई कुछ विशेषता नहीं है। तो ये दूसरी विशेषता आपकी नेगेटिव नहीं होगी। बाकी जो आपकी तीनों विशेषताएं वो सही दी गई हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? शिक्षक का कथन, छात्र का कथन, अभिभावक का कथन या मौन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो अभिभावक का कथन यहाँ पर संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या? बहुत बार पूछा गया कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई ध्वनिग्राम है, रूप नाम है, पद है या शब्द हो जाएगा। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई पूछा गया है। सभी कमेंट करेंगे, हर एक भाई बहन है गृहिणी जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जी हाँ गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का सपना साकार होगा। मेहनत करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर अटेंड करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना स्कोर फीडबैक करते रहिए। संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई कहलाती है वह हमारी ऑप्शन नंबर रूप नाम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूप नाम। नोट करिएगा। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेश, योकम, सिम्पसन, कोल्शनिक। देखिए कहीं कहीं आपको सिम्पसन मिलेगा जो कि गलत है। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेश ने कहा था। नोट कर लेंगे। डॉक्टर मेश का कथन है, स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयव में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। किसने कहा? डॉक्टर मेश का कथन है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है?
स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षण के स्तर की बात कर रहे हैं। स्मृति, बोध और चिंतन, ये तीनों जो है शिक्षण के स्तर हैं, लेकिन जो वर्णन दिया गया यह वर्णन नहीं होगा। 22वां प्रश्न है, सभी को पता है इस प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने जा रहे हैं कि जैसे आपके एग्जाम में, जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी की। जी हाँ, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य जो संक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया की भी होती है, निदान की होती है, प्रत्यक्षीकरण की होती है, अर्थात जो उपयुक्त ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होगा कि अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि एक बालक जो है, यह बालिका यहाँ पे दे दिया गया, काली गाय, काली कुत्ता, काली वस्तु को देख लेता है, यानी काला जो शब्द ही है, काला कुछ भी देख लेता है, बच्चा क्या है, डरने लगता है। तो यह अनुबंधन क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण कहला जाएगा। जी हाँ, 24वां प्रश्न आ चुका है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थी का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो हम समझ लेते हैं, पॉजिटिव जान लेते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय विद्यार्थियों का मानसिक स्तर यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत भेद और विषय की विशिष्ट प्रकृति, अभिभावक की पृष्ठभूमि। तो अभिभावक की पृष्ठभूमि यहाँ पर कोई मान्य नहीं होता है शिक्षण विधि के चयन करते समय। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं होगी? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनकी विशेषताएं जरूर पढ़िए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ऐसी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी, मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था की विशेषता कौन है, तब आप बता पाएंगे। क्योंकि बाल्यावस्था में किशोरावस्था या शैशवावस्था कोई एक दे दिया गया तो वो आपका नहीं होगा बाल्यावस्था का। जैसे अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो बाल्यावस्था की विशेषता देखिए, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, समूह की प्रबलता होती है, समूह एवं खेलों में सहभागिता। लेकिन जिज्ञासा की कमी यहाँ पर जो दिया गया है ये नहीं होती है। ठीक है, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिज्ञासा की कमी नहीं होती, यह विशेषता आपकी नहीं होगी। कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भावन, अभिप्रेरण, प्रबोधन की बात कर रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित न हो वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह हमारी अभिप्रेरण कहलाती है। सृजनात्मक प्रक्रिया, आयोजन, उद्भावन और प्रबोधन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अभिप्रेरण आपका डिफरेंट है तीनों ऑप्शन में से। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, जिनका फर्स्ट कमेंट आएगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी, ठीक है, स्टोरी पोस्ट वहाँ पे मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ वहाँ पे हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट, आप MCQs मिलेंगे। आप डायरेक्टली जायसवाल सर यानी मेरे से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ें, फॉलो करें, जायसवाल सर को फॉलो करें, जायसवाल सर को, ठीक है, अपने TT परिवार को फॉलो करें। और फेसबुक पेज पर जरूर जुड़ जाएं, आज से ही जुड़ जाएं फेसबुक पेज पर। अभी आपको वीडियो कंप्लीट करना है प्रैक्टिस पेपर, इसके बाद फेसबुक पेज में जाना है, सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी ये सारे नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि हर सोशल मीडिया में आपका परिवार है, हर एक मेहनत, हर एक तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको प्रिपरेशन का जो रास्ता है, आपको प्रिपरेशन का जो प्रैक्टिस है और बेहतर हो सके, सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकें। तो कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण? देखिए, बुद्धि और विकास के प्रथम चरण की बात करेंगे, नैतिक विकास, शरीर विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण जब भी बात करते हैं तो पहले शरीर आता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके शारीरिक विकास की बात करते हैं। बच्चा का जो शरीर विकास के साथ साथ ठीक है, मानसिक विकास, फिर नैतिक विकास, फिर सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। तो बुद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास होता है। 28वां नंबर प्रश्न आ चुका है, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है या प्रसार है? तो सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार हो जाएगा। क्या कहलाएगा? सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार कहला जाएगा। 29वां प्रश्न, इसके बाद अंतिम प्रश्न, 30 प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर की बात कर रहे हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अधिगम के लिए? आकस्मिक यानी कि अचानक,
जैसे अचानक बारिश आती है, बिजली कड़कने लगती है, वैसे ही आकस्मिक की बात कर रहे हैं। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। इसके लिए प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहे हैं। और 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 2 का 30वां प्रश्न है कि बुद्धिमापन की भाटी या बैटरी परीक्षण में 4 उप परीक्षण है, 5 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है या 7 उप परीक्षण है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है कि बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? तो 5 उप परीक्षण है, आपको नोट कर लेना है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, कमेंट करने से चूकना नहीं है। यहाँ पर आपका स्कोर तय करेगा कि आपने अपनी तैयारी 30 में से कितनी की है, कि आपका स्कोर वाकई में 20+ है, क्या आप वाकई में यहाँ पर जीनियस हैं, क्या आपका 25+ स्कोर है, क्या आप सुपर जीनियस है, क्या आपकी तैयारी और बेहतर करने लायक है। तो घबराना नहीं है, 20 से भी अगर कम स्कोर आता है, घबराना नहीं। हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक क्लास, हर एक सेशन आपको मिलता रहे। बस तैयारी जारी रखिए, सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। मैं मिलूंगा, यानी जायसवाल सर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।